हेलो दोस्तों। आज हम फिर से एक बार अपने नए टॉपिक के साथ उपस्थित हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परागकण की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। तो चलिए आज इस टॉपिक को शुरू करते हैं और आज समझते हैं परागकण की संरचना किस प्रकार की होती है और फिर परागकण के बारे में कुछ और विशेष बातें भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं परागकण की संरचना की। तो आइए एक छोटा सा डायग्राम पहले बनाते हैं परागकण की। एक जो परागकण होता है वो लगभग गोलाकार संरचना होता है और इस गोलाकार संरचना में जो मुख्य रूप से दिखाई देने वाली चीजें होती है, दो लेयर होती है, दो इसकी भित्तियां होती है और इन दोनों भित्तियों के बाहर कुछ इस प्रकार का डेकोरेशन जो इसको आकर्षक लुक देता है पाया जाता है। तो इसमें लगभग कुछ इस प्रकार की संरचना होती है और इस संरचना में दो पार्ट मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं यहाँ पर। तो इस प्रकार ये हमारा जो परागकण की संरचना का चित्र है ये रेडी हो चुका है। आइए एक एक बिंदु जानते हैं कि इसमें कहां पर कौन सा बिंदु, कौन सा ऐसा पार्ट है जो संरचना में कैसा दिखाई देता है और किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे बाहर की तरफ जो ये संरचना देख रहे हो आप, यह इसकी ये वाली संरचना, यह इसका डेकोरेशन है यानी अलंकरण है। यदि एनसीईआरटी की भाषा में हिंदी में बात करें इसको हम कहते हैं अलंकरण। अलंकरण अलंकरण का मतलब होता है डेकोरेशन। ठीक है। तो ये जो बाहर की तरफ आप उभरा कहीं कहीं पर कुछ इस प्रकार से उभार युक्त संरचना देखने को आपको जो मिल रही है, यह इसकी डेकोरेशन है, इसका अलंकरण है, इसका सजावट है इसकी, जो इसको एक विशेष आकर्षक लुक देती है। ठीक है ना। और इसके बाद देखें तो सबसे बाहर की तरफ एक भित्ति है जिसको हम कहते हैं एक्साइन। ये जो भित्ति है ये कहलाती है एक्साइन, जिसको कहते हैं बाह्य चोल या बाह्य त्वचा। बाह्य चोल या इसी को हम बाह्य त्वचा भी कहते हैं। ठीक है। दूसरे दूसरे नंबर में यदि हम बात करें तो दूसरे नंबर की जो लेयर है इसकी उसको कहते हैं इंटाइन। इंटाइन यानी इसको हम कहते हैं अंतः चोल या अंतः त्वचा इसको कह सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर जो एक द्रव भरा होता है उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म कह सकते हैं आप। साइटोप्लाज्म यानी इसको हम कहेंगे कोशिका द्रव। कोशिका द्रव। ठीक है। फिर और यदि देखें तो ये और ये दोनों क्या है, न्यूक्लियस है यानी केंद्रक। ठीक है। अब यहां पर यदि देखें तो ये पूरा क्या है इसका, ये इसकी वेजिटेटिव सेल है और ये क्या है, जर्मिनेटिव सेल। वेजिटेटिव मतलब इसको कहेंगे हिंदी में कायिक कोशिका और इसको कहेंगे जनन कोशिका। ठीक है। ये तो इस प्रकार से आपका ये चित्र जो है इसका नामांकन हमने पूर्ण किया, कंप्लीट। अब इसमें कुछ और विशेष बातें हम आपको बताना चाहते हैं। जो ये एक्साइन है, जो इसकी बाह्य दीवार है, बाह्य चोल जो है, ये वास्तव में बना होता है एक विशेष प्रकार के पदार्थ का जिसको कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन ये विशेष प्रकार का पदार्थ होता है जिसका निम्नीकरण करना या उसको सिंप्लीफाई करना बहुत कठिन होता है और लगभग अभी तक कोई भी ऐसा एंजाइम या कोई भी ऐसा रसायन नहीं प्राप्त हुआ है
जो इसको संचारित कर सके, इसको नष्ट कर सके। अर्थात स्पोरोपोलाइनिन जो है इस परागकण को स्पेशल बनाता है संरक्षित करने के लिए, और इसी वजह से जो परागकण होते हैं लंबे समय तक संरक्षित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। वह कौन सा पदार्थ होता है, तो आपको ध्यान रखना है स्पोरोपोलाइनिन होता है। ठीक है ना। दूसरी बात, यदि एंटाइन की बात करें जो इसकी सेकंड लेयर है, ये एंटाइन जो होती है यह मुख्य रूप से बनी होती है सेल्यूलोज की, सेल्यूलोज और प्लस पेक्टिन, पेक्टिन। ठीक है, तो दो पदार्थों से ये दूसरी लेयर मिलकर के बनी होती है। ठीक है, इसके अंदर जीव द्रव भरा होता है, यानी कोशिका द्रव भरा होता है, और साथ ही साथ जो आप ये संरचना देख रहे हो ये वास्तव में एक मैच्योर पॉलन ग्रेन है, यानी एक परिपक्व परागकण है जो दो कोश की अवस्था में। जब भी परिपक्व परागकण जब झड़ने की स्थिति में होता है तो वह कैसा होता है, दो कोश की अवस्था में होता है। तो इसके अंदर दो कोशिकाएं आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। एक कोशिका ये पूरी दिख रही है और एक कोशिका ये छोटी सी दिख रही है। तो जो बड़ी कोशिका होती है उसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल यानी कायिक कोशिका, और जो छोटी कोशिका होती है उसको हम क्या कहते हैं, जर्मिनेटिव सेल यानी कि जनन कोशिका। आगे जब हम परागण की क्रिया के बाद निषेचन पढ़ेंगे तो इसमें इन दोनों की आवश्यकता होगी, इसलिए उसको बड़े ध्यान से आपको ध्यान में रखना है, बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है ना। अब रही बात इसके आकार की, तो परागकण जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं, लगभग गोली संरचना में होते हैं, और इनका जो लगभग व्यास होता है वो 25 से 50 माइक्रोन होता है, लगभग 25 से 50 माइक्रोन या माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर के आसपास होता है। इसका जो आकार है 25 से लेकर के 50 माइक्रोमीटर तक का होता है। ठीक है ना। इस प्रकार से ये कुछ चीजें इसमें विशेष हो गई। एक बात आपको और ध्यान रखना है कि जो इसमें परागकण के अंदर का जो पदार्थ है जिस छिद्र के माध्यम से बाहर ओपन होता है, यानी इसमें एक छिद्र पाया जाता है, एक छिद्र आपको दिख रहा है यहाँ पर, इस छिद्र को क्या बोलते हैं, जर्म, जर्म पोर, यानी क्या होता है, ये जनन छिद्र होता है, जनन छिद्र। ठीक है ना। ये जनन छिद्र क्या करता है, यह मुख्य रूप से पराग अंकुरण के समय काम आता है, और इस जनन छिद्र पर जो एग्जाइम होता है, एग्जाइम ये नहीं होती है। ठीक है ना। और इसी वजह से अंकुरण संभव हो पाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि स्पोरोपोलेनिन या एग्जाइम जो लेयर होती है वो जनन छिद्र के पास नहीं होती है। तो इस प्रकार से परागकण जो होता है, परागकण को स्पेशल बनाने के लिए कुछ बहुत विशेष विशेष यहाँ पे बातें हैं। ठीक है ना। एक बार पुनः इन सभी चीजों को रिवाइज कर ले। सबसे बाहर की तरफ एक डेकोरेशन, एक आपको आकृति, कलाकृति दिखाई देती है जिसको हम अलंकरण कहते हैं। फिर दूसरी बात, पहली बाहर की तरफ जो लेयर होती है जिसको बाह्यचोल या एग्जाइन कहते हैं, यह स्पोरोप्लानिन की बनी होती है जो काफी समय तक रखा जा सकता है, असंचारित है, यानी संचारित ये नहीं हो सकता है। कोई भी आज तक ज्ञात पदार्थ नहीं है जो इसको संचारित कर सके, जो इसको नष्ट कर सके। दूसरी जो लेयर है इसकी इंटाइन है, जो क्या कर सकती है, यह दो मुख्य रूप से सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी होती है। सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी दो ये जो सेकंड लेयर होती है, और इसके अंदर एक जीव द्रव भरा होता है जिसको साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म कह सकते हो आप। ठीक है ना। और इसके अंदर दो कोश की अवस्था है परागकण की। जो बड़ी कोशिका होती है उसको वेजिटेटिव सेल कहेंगे यानी कायिक कोशिका कहेंगे, और जो छोटी कोशिका होती है उसको जर्म सेल, जर्म सेल या जर्मिनेटिव सेल या जनन कोशिका कह सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से, और इसमें जो छिद्र होता है उस छिद्र को हम क्या कहेंगे, जन्म पोर कहेंगे या जनन छिद्र कहेंगे, जो पराग अंकुरण के समय पराग अंकुरण को बाहर निकलने देता है। और हाँ, जन्म छिद्र के पास या जन्म छिद्र में जो स्पोरोकोलाइनिन या बाह्यचोल जो है वो अनुपस्थित होती है। तो इस प्रकार से ये परागकण की संरचना हो गई, जिसको आपको देखना है क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में ये जरूर आता है और इससे संबंधित प्रश्न भी बनते हैं। अब आइए कुछ और परागकणों की विशेष बातें हैं जिनको हम देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। पहली बात तो ये होती है कि जो परागकण होते हैं, जो परागकण होते हैं यह मुख्य रूप से क्या होते हैं, एलर्जी कारक होते हैं, एलर्जी कारक।
ठीक है, एलर्जी कारक होते हैं तो मनुष्य के लिए मुख्य रूप से यह क्या करती है, एलर्जी पैदा करती है। और एलर्जी पैदा पैदा किस प्रकार से कर सकते हैं, ये श्वसन से संबंधित विकार को उत्पन्न कर सकते हैं, उत्पन्न करते हैं। जैसे मान लीजिए श्वसनीय शोथ, इसके अंतर्गत श्वसनीय शोथ है और दमा दमा जैसी समस्याएं ये उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है ना। इसमें एक पारद का नाम आता है जिसको कहते हैं पार्थेनियम। पार्थेनियम पार्थेनियम इसको सामान्य तौर पर गाजर घास कहते हैं। गाजर घास जो गेहूं के साथ पाई जाती है। ठीक है ना। और ये मुख्य रूप से क्या है, श्वसनीय विकार उत्पन्न करने में सक्षम होती है। कि जहां पे भी होती है इससे काफी हद तक या काफी जो एलर्जी कारक पदार्थ इससे निकलते हैं। क्योंकि देखिए परागकण जो होते हैं ये बहुत सूक्ष्म होते हैं, पाउडर जैसे होते हैं, और ये हवा के साथ उड़ करके और मनुष्य श्वसन तंत्र में जाते हैं, जिससे श्वसनीय शोथ, दमा, सर्दी जुकाम जैसी समस्याएं हो जाती हैं, जिसको हम एलर्जी के नाम से जानते हैं। तो एलर्जी के लिए मुख्य रूप से ये होता है, जिम्मेवार होता है। ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, एनर्जी एनर्जी के लिए होता है। एक तो एनर्जी कारक है, दूसरा क्या है, ये शारीरिक क्षमता या शक्ति की क्षमता, ये शक्ति भी कह सकते हो आप, शारीरिक दक्षता बढ़ाने में। शारीरिक दक्षता बढ़ाने में क्या होता है कि पश्चिमी देशों में एक प्रचलन चला है कि जो पॉलन ग्रैन होते हैं, परागकण होते हैं, उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, जीव द्रव भरा होता है, जिससे उनमें काफी ताकत या काफी शक्ति होती है, क्षमता होती है, जिससे जो धावक अश्व होते हैं, ठीक है ना, और साथ में खिलाड़ी जो होते हैं उनके लिए फायदेमंद होता है, ऐसा माना जाता है। उनकी एनर्जी के लिए उनकी जो है तो दक्षता बढ़ाने में ये भरपूर होते हैं, उपयोगी होते हैं। इसलिए टैबलेट्स के रूप में, पॉलन टैबलेट्स के रूप में काफी प्रचलन चल पड़ा है, जो पश्चिमी देशों में काफी इसका इस्तेमाल होता है। तो इसके लिए टैबलेट्स, गोलियां वगैरह आ गई हैं, जो क्या करती हैं कि यह शक्ति या क्षमता बढ़ाने में क्या करती हैं, जिम्मेवार, उपयोगी होती है। ठीक है ना। ये तो दूसरी बात हो गई, क्या है कि जो परागकण होते हैं उनकी। अब और थोड़ा सा बात करें तो इनके जीने की जो क्षमता है, जीवन क्षमता, यदि जीवन क्षमता की बात करें तो अब यदि मान लेते हैं जीवन क्षमता का मतलब होता है जीने की क्षमता, कौन परागकण कितनी समय तक रह सकता है या उसकी जीवन कितने समय तक रह सकता है, हो सकता है। तो यहाँ पर गेहूं जो होता है, ऐसा माना गया है, गेहूं और गेहूं जैसी किस्में जो होती हैं, ये पौधे जो होते हैं, इनके जो परागकण होते हैं, ये परागकण लगभग 30 मिनट तक, ठीक है ना, तो गेहूं का जो परागकण है लगभग 30 मिनट तक जीवित रह सकता है, जीवित रह सकता है। ठीक है ना। और यदि बात करें, दूसरा उदाहरण इसमें ले तो गुलाब जितने भी होते हैं, गुलाब जैसे फूल वाले जो पौधे होते हैं, गुलाब या गुलाब फूल के जो भी पौधे होते हैं, रोजेसी फूल के, तो उन पौधों का के जो परागकण की जीवन क्षमता होती है वो लगभग 1 माह तक हो सकती है, 1 माह। ठीक है ना। तो इनके परागकण की जो क्षमता होती है वो लगभग 1 माह तक हो सकती है। इसी क्रम में यदि बात करें संरक्षित करने के लिए, तो एक द्रव नाइट्रोजन में भी कुछ परागकणों को संरक्षित किया जाता है लंबे समय के लिए। ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई कुछ परागकण और उनसे संबंधित कुछ विशेष बातें जो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह से अगले टॉपिक को हम लेकर के आएंगे। बस आप जुड़े रहिए और लगातार हमारे जो वीडियोज हैं उनको देखते रहिए, समझते रहिए। और एक चीज हम आपको बताएंगे कि जो हमारे वीडियोज हैं वो टोटल इनका जो पैटर्न है वो एनसीईआरटी जीव विज्ञान पर आधारित है, इसलिए आप इसको देखें, ध्यान दें, खूब पढ़ें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।